नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं तो ये कहूंगा कि ये क्लास 9th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। और अगर आपने पूर्व में एग्जाम दिया है तो आपको अनुभव होगा। इसमें पदार्थों को अलग करने की विधि का जिक्र है कि पूछता है कि भाई घुलनशील द्रवों को कैसे अलग करते हैं, या पूछता है अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करते हैं, या पूछेगा कि विलायक से विलेय पदार्थ कैसे अलग करते हैं, दूध से क्रीम कैसे अलग करते हैं, रक्त से मूत्र की जांच कैसे। तो ये प्रश्न जो हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा, नहीं तो बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा हाथ में। देख लीजिए कितने क्वेश्चन हैं इसमें। लगभग आपके 61 प्रश्न है, 61 प्रश्न है। सबको करके जाना है, सबको करके जाना है, बड़ा मजा आएगा। यहां से सवाल आपको 2-3 पूछा जाएगा बिहार दरोगा साइंस। तो ये क्लास 9th का अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है क्लास 9th निकालिएगा, चैप्टर 2, तो वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। आधा घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। थोड़ा सा डिटेल इसको हम कराएंगे क्योंकि यहां से एग्जाम में आता है प्रश्न भर भर के। आइए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला ही सवाल पूछा जा रहा है आपसे, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को जल से कैसे पृथक किया जाता है। सीधा समझना है आपको। अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी है, हिंदी वालों के लिए हिंदी है, दोनों भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जल में जो सोडियम क्लोराइड घुला रहता है, उस जल से सोडियम क्लोराइड को कैसे निकालेंगे। तो सीधा सा है, इसको एक तो आसवन विधि से निकालेंगे और एक वशीकरण नहीं होता है, वाष्पीकरण होता है। अंग्रेजी में हालांकि सही लिखा है, हिंदी लिख दिया है वशीकरण। वशीकरण नहीं होता है, वाष्पीकरण होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, क्या होता है, वाष्पीकरण। तो ये ध्यान रखना है, वाष्पीकरण विधि से और आसवन विधि से। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा कि दोनों विधियों से। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा सवाल है, जैसे जल में नमक और चीनी का घोल जो है, ये किस मिश्रण का उदाहरण है। जल में अगर नमक घोल दिए और चीनी घोल दिए तो क्या आप देख लेंगे कि इसमें नमक घुला है और चीनी घुला है, नहीं पता चलेगा। मतलब यह समांगी मिश्रण हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, यह समांगी मिश्रण हो जाएगा। मतलब एक तरह का मिश्रण जो दिखाई भी नहीं देगा आपको, और समांगी मिश्रण का ये उदाहरण हो जाएगा। तो ये पूछेगा सीधा आपसे एग्जाम में कि जल में नमक और चीनी का घोल कैसा मिश्रण का उदाहरण है। तो यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे और हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में देखेंगे कि समांगी मिश्रण में क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा यानी कि होमोजीनियस मिश्रण। वही अगर विसमांगी रहता तो हेट्रोजीनियस मिश्रण जो है वो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर समांगी मिश्रण का उदाहरण है यानी कि होमोजीनियस मिश्रण का उदाहरण है। आइए अगला सवाल, जल और तेल का मिश्रण। देखिए जल में तेल मिला दीजिए तो दोनों नहीं मिल पाता है, अलग अलग रहता है ना। तो अलग है यानी कि विसमांगी है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिश्रण है। तो ध्यान रखना है आपको, जब घुल मिल जा रहा है अच्छे से तो आप समझ जाएंगे कि ये तो समांगी मिश्रण है यानी कि होमोजीनियस मिश्रण है, और नहीं घुल रहा है तो विसमांगी मिश्रण है। तो जल में तेल आप जानते हैं नहीं होता है। आइए अगला सवाल, विलयन क्या है। विलयन क्या है भाई। तो विकल्प देख लीजिए, विलयन क्या एक ही पदार्थ है विलयन, या दो से अधिक पदार्थ का विसमांगी मिश्रण है, या दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण है। तो विलयन जो है ना, यह समांगी मिश्रण होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होगा यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा ये विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। आइए अब देखते हैं, टिंचर आयोडीन किसका विलयन है। पूछता है कि टिंचर आयोडीन किसका विलयन। ये प्रश्न पूछता है आपको, टिंचर आयोडीन में क्या क्या होता है। तो टिंचर आयोडीन में एक तो आयोडीन होता ही है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है वो होता है अल्कोहल। जी हाँ, टिंचर आयोडीन में अल्कोहल और आयोडीन होता है।
ध्यान रखना है, ये पूछता है सवाल। पांचवा प्रश्न को रटिए, वैसे प्रश्न इसमें सारे हैं महत्वपूर्ण, सारे के सारे। आइए, टिंचर आयोडीन में विलायक कौन है? तो टिंचर आयोडीन में आपने देखा कि अल्कोहल है और आयोडीन है, ठीक ना। तो अल्कोहल जो इसमें है वो विलायक है, अल्कोहल में ही आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन विलेय हो जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सोडा जल और कोक में कौन सी गैस होती है? तो जानते हैं आपके सोडा जल और कोक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, पूछता है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और पढ़ के जाइएगा, मैं यही कहूंगा, ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग समझदार हैं, अगर समझ जाते हैं तो सही बात है, नहीं समझते हैं तो दूसरे के लिए सही बात हो जाएगा। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपके लिए सही है, अगर नहीं पढ़ोगे तो दूसरे के लिए सही होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट होगा, आपका नहीं होगा। जो अच्छा से पढ़ेगा उसी का होगा। आइए, किस गैस को वायु का विलायक कहा जाता है? वायु का विलायक मतलब उसमें सारी गैसें और भी मिश्रण हैं, तो जो सबसे ज्यादा है उसी को तो कहेंगे, यानी कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में है, तो वायु का विलायक नाइट्रोजन कहेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछेगा एग्जाम में, तो मैक्सिमम बच्चे ऑक्सीजन लगाएंगे, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई आर्गन लगाएगा, लेकिन जो सही आंसर है वो होगा नाइट्रोजन। कहीं हाइड्रोजन ना ऑप्शन में दे दे तो कुछ लोग हाइड्रोजन भी लगा देंगे, तो ध्यान रखना है, वायु का विलायक किसे कहा जाता है? तो उसे ही नाइट्रोजन को कहा जाता है, ठीक ना। आइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। निश्चित तापमान पर यदि कोई विलयन में विलेय न घुले तो उसे कहते हैं, जैसे कोई विलयन है, कोई निश्चित तापमान पर, अब इसमें कुछ भी नहीं घुल रहा है, विलेय नहीं घुल रहा है, इसका मतलब है ये कि यह संतृप्त विलयन हो चुका है। क्या हो चुका है? संतृप्त विलयन हो चुका है। तो किसी निश्चित तापमान पर विलयन में अगर विलेय न घुले तो बताएंगे कि वो संतृप्त विलयन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, किसका उदाहरण है? संतृप्त विलयन का। निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन छांटना है? तो देखिए, निलंबन दिया है कि समांगी मिश्रण है, इसके कण आंख से दिखते हैं, यह प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, इसके कण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, कि सभी सही हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि जो निलंबन का जो कण है यह समांगी नहीं बल्कि विसमांगी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको आंख से दिख रहा है और ये प्रकाश का प्रकीर्णन भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा कि यह समांगी मिश्रण है, क्योंकि हमें गलत कथन छांटना है ना। निलंबन जो है वो विसमांगी का उदाहरण है, यहाँ दिया हुआ है समांगी, तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। 11वां, निलंबन के बारे में गलत कथन छांटना है। फिर से गलत कथन छांटना है। क्या निलंबन अस्थायी होता है? निलंबन के कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, छानन विधि से इसको पृथक किया जा सकता है, यह विसमांगी मिश्रण है। कौन सा गलत कथन है? तो ध्यान देना है कि इसमें यह अस्थायी होता है, यह तो सही कथन है। इसके कण भी नीचे बैठ जाते हैं, घुलते नहीं हैं, है ना, तो यह भी सही है। और ये देखिए, इसको छनन से अलग भी किया जाता है, तो यह भी सही है। यह विसमांगी, मतलब इसमें तो चारों सही लग रहा है, थोड़ा इसके ऑप्शन में बदलाव होने चाहिए थे। बाकी चलिए, आप ध्यान रखिए कि ये इसमें सभी कथन जो है वो सही हैं, गलत कथन कोई है ही नहीं, तो 11 का आंसर इसमें आपको नहीं मिलेगा। आइए, कोलाइड, कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? कोलाइड क्या समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है? कोलाइड है ना, या फिर आपको विलयन है या निलंबन है? तो ध्यान रखना है, कोलाइड के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो कोलाइड जान लीजिए, आपको भले ये समांगी मिश्रण की तरह दिखेगा, लेकिन यह विसमांगी मिश्रण है। जैसे आप दूध को देखते हैं तो दूध में जो कण है घुले हुए वो आपको अलग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो है विसमांगी मिश्रण। तो आपसे पूछ दे कभी कि दूध कैसा मिश्रण है, समांगी की विसमांगी, तो आपको तो लगेगा कि दूध समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसके कण आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन दूध है विसमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिश्रण। तो ध्यान रखना है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है। कोलाइड कैसा हो जाएगा? तो कोलाइड जो है यह विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कोलाइड जो है यह विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, जैसे एग्जांपल में दूध मैं हमने आपको बता दिया, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है, दूध एरोसोल का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? एरोसोल का उदाहरण है दूध,
ध्यान रखिएगा, दूध पूछता है, सॉरी दूध है इमल्सन का उदाहरण, एरोसोल नहीं है, दूध है इमल्सन। यहाँ इमल्सन ऑप्शन में है ही नहीं। दूध को तब आप कोलाइड कह सकते हैं, दूध को कोलाइड कह सकते हैं। अगर इमल्सन विकल्प में ना हो तो आप दूध को कोलाइड विलयन कह सकते हैं। ध्यान रखना है, दूध फिर यहां हो जाएगा कोलाइड। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न। अभी जो जिसका इंतजार कर रहे हैं आप, वह भी प्रश्न आएगा, परेशान मत होइए, पृथक भी कराएंगे, कैसे पृथक किया जाता है, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इनको भी देखना है। छोटे कणों द्वारा प्रकाश का फैलना, ये टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा कभी, घर उर में देखिए तो छोटी छोटी जो खिड़कियां होती हैं, वहां से प्रकाश की किरणें आती हैं, उसमें आपको छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। या जंगल में जाइए तो जंगल में से जो प्रकाश छन के आता है, उसमें देखिए आपको धूल के कण छोटे छोटे चमकते दिखाई देंगे। अक्सर आप घरों में देखिएगा, जो रोशनदान होता है, वहां से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो आपको लगेगा कि बहुत सारा धूल उड़ रहा है इसमें, वही टिंडल प्रभाव है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अब पूछ रहा है कि कोहरा किसका उदाहरण है, तो कोहरा जो है एरोसोल का उदाहरण है। कोहरा किसका है उदाहरण, तो कोहरा एरोसोल, यानी कि कोहरा द्रव में गैस का उदाहरण है। कोहरा जो है यह द्रव में गैस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, कोहरा द्रव में गैस का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा एरोसोल। आइए, अब पूछेगा धुआं किसका उदाहरण है, तो धुआं बताएंगे भी एरोसोल का उदाहरण है, लेकिन ये ठोस में गैस है। कोहरा द्रव में गैस है और धुआं जो है ये ठोस में गैस का उदाहरण है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए 17वां सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के उदाहरण को कहते हैं सोल। यह भी ठोस और द्रव का बना होता है, ठोस और द्रव का होता है, और इसके मिश्रण को सोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो भी करा रहा हूं ध्यान रखिएगा। अब जो शुरू होगा अलग करने की विधि, वहां से आपको धमाकेदार तरीके से प्रश्न आता है। चलिए, कोलाइड मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है, कोलाइड मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है, तो कोलाइड मिश्रण, जैसे दूध से आप मक्खन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालते हैं, दूध चूंकि आपको मैं बताया कि कोलाइड है, तो दूध को कैसे आप निकालेंगे, तो दूध को आप निकालेंगे कैसे, अपकेंद्रीकरण से, जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन से, है ना, अपकेंद्रित। तो कोलाइड मिश्रण को आप अलग करोगे, छान करके नहीं कर सकते हो अलग, आप अपकेंद्रण तकनीक से अलग कर सकते हो, ठीक ना। तो ध्यान रखना है, कोलाइड को आप अलग कर सकते हो कैसे, अपकेंद्रण तकनीक से अलग कर सकते हो। चलिए आइए, कोलाइड के बारे में कौन सा कथन गलत कथन है, गलत कथन हमको छांटना है, देखते हैं। तो कोलाइड गलत कथन क्या है, यह विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या विसमांगी मिश्रण है, तो अभी हमने बताया कि हाँ, दूध लगता भले है समांगी लेकिन है विसमांगी, तो यह तो गलत कथन नहीं है, हमें गलत छांटना है। कण आंखों से अलग अलग नहीं दिखते हैं, तो जी हाँ, हमने ये भी देखा कि इतना इसका कण छोटा होता है कि ये आंखों से नहीं दिखते हैं, ये लगता है समांगी मिश्रण के तरह ना। प्रकाश किरणों को ये फैला देते हैं, तो जी हाँ, ये प्रकाश किरणों को फैला भी देते हैं और टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं, जैसे दूध टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, देखिएगा। इन्हें छानन विधि से अलग किया जाता है, तो अभी हमने बताया कि कोलाइड को अपकेंद्रण तकनीक से अलग किया जाता है ना, जैसे दूध से मक्खन कैसे निकाले थे, अपकेंद्रण तकनीक से। यहां दिया है कि दूध को आप छान के मक्खन निकाल देंगे, क्या है पावर, नहीं निकालेंगे आप, तो इसे छानन विधि से अलग किया जाता है, यही गलत है और गलत कथन हमारा मिल गया। तो जो आंसर हो जाएगा 19 प्रश्न का, वह डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 20वां सवाल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, रटिएगा, मैं जिसमें कह दूं कि रटिएगा उसको रटिएगा। कोलाइड विलयन किससे बनता है, तो कोलाइड जो बनता है वह बनता है परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में छप जाएगा, याद रखना है, जटिल भले आपको लग रहा हो तभी ध्यान रखना है। कोलाइड विलयन जो बनता है यह परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, तो ध्यान रखना है। विसमांगी मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, विसमांगी मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे, तो विसमांगी मिश्रण, अच्छा अभी आप कहेंगे कि ये भी तो विसमांगी मिश्रण था,
कोलाइड दूध वाला, तो इसको तो हम अलग कर रहे थे अपकेंद्रण तकनीक से, तो अपकेंद्रण तकनीक से ही होना चाहिए ना। लेकिन ये मिश्रण के ऊपर आधारित है। कुछ ऐसे हैं जिनको आप विसमांगी मिश्रण को आप भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, जैसे भौतिक विधियों से चुन करके। जैसे क्या है, जैसे आप मिला दीजिए दाल चावल, तो उसको आराम से चुन चुन के निकाल लीजिएगा, चुन के निकाल लीजिएगा ना। तो विसमांगी मिश्रण में एक अगर दूध है तो दूध को आप अलग करेंगे, कैसे, तो उसको आप अलग करेंगे अपकेंद्रण तकनीक से। लेकिन और भी चीजें जो है विसमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए, उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, तो उसमें आप साधारण भौतिक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आइए अब आता है असली मजा, जहां से आपको प्रश्न एग्जाम में भयानक भयानक दिखाई देगा। आइए, नीली या काली स्याही से डाई को कैसे पृथक करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे एक बर्तन में आपने स्याही डाल दिया, इसमें काला रंग या नीला डाल दिया, अब इससे आपको काला रंग निकाल देना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको आप गर्म करेंगे, यानी कि वाष्पीकरण करेंगे। तो ध्यान रखना है, यहां पर क्रोमेटोग्राफी में ही ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब क्रोमेटोग्राफी में बताऊंगा तो ध्यान रखिएगा। यहां पर डाई से स्याही को निकालना है, नीले या काले स्याही से, सॉरी, स्याही से डाई को निकालना है। जैसे स्याही है उससे अलग कर देना है डाई, जो रंग डाला है, तब हम वाष्पीकरण का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए, विलायक से विलेय पदार्थ को कैसे पृथक करते हैं। विलायक है और उससे हम विलेय पदार्थ को कैसे अलग करेंगे, तो विलायक से विलेय पदार्थ को अलग हम वाष्पीकरण से करेंगे। जैसे चीनी और पानी, अब ये विलायक है पानी और उसमें विलेय है चीनी, अब इसको मिला दिए तो कैसे अलग करेंगे, इसको गर्म करते रहिए, वाष्पीकृत करते रहिए, पानी उड़ जाएगा, लास्ट में चीनी का जो पाउडर है वो बच जाएगा। तो विलायक से विलेय को अलग करेंगे, वाष्पीकरण से करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूछेगा। दूध से क्रीम, यह भी विसमांगी मिश्रण है, लेकिन कैसे अलग करेंगे इसको, वाष्पीकरण से नहीं करेंगे, छानन से नहीं करेंगे, आसवन से नहीं करेंगे। आप आसवन से दूध से मक्खन कैसे निकालेंगे, वाष्पीकरण से दूध से नहीं निकाल पाएंगे। वाष्पीकरण से आप खोआ भले बना सकते हैं, लेकिन क्रीम को नहीं अलग करेंगे। आप केंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन आप करेंगे तो वहां से आप निकालेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए देखिएगा, ये भी प्रश्न 2 बार आएगा, इसको भी ध्यान देना है। रक्त और मूत्र की जांच प्रयोगशाला में किस तकनीक से, खून की जांच या पेशाब जांच जो होता है उसका पूछ रहा है। तो जब जांच कहे तो यहां पर आप कहेंगे कि अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जब केवल खून जांच कराने गए, रक्त जांच, पेशाब जांच कराने गए, तब क्या होगा, तब होगा अपकेंद्रण तकनीक। लेकिन यही पूछे कि रक्त से नशीले पदार्थों को अलग कर, जैसे दारू पी लिए, अब अलग करना है नशीले पदार्थ को, तब होता है क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जांच केवल तो अपकेंद्रीकरण, ध्यान रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। आइए, कपड़े धोने की मशीन में पानी निचोड़ने की विधि क्या है ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे साफ करते हैं, तो वो होता है गोल गोल घूमता है और अपकेंद्र। जब घूमने वाला आ जाए ना तो बता दीजिएगा अपकेंद्र। जैसे दूध से निकालते हैं तो दूध को देखते हैं गोल गोल घुमा के मथा जाता है, तो घूमने वाला आए तो अपकेंद्रण कर दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, तो अपकेंद्रण हो जाएगा। आइए अब देखिए, 2 अघुलनशील द्रव, अघुलनशील का मतलब कि नहीं मिल रहा हो, दोनों, जैसे पानी में तेल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करेंगे, 2 अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करेंगे, तो भैया देखिए, छान के अलग करेंगे पानी और तेल को, नहीं, छानने से अलग नहीं होगा। कैसे अलग होगा देखते हैं आगे, अलग होगा आसवन से अलग कर देंगे क्या, कि पृथक्करण कीप से अलग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक कीप होगा पृथक्करण कीप, उससे आप अलग करेंगे। कीप कैसा होगा, जैसे ये बना होगा ऐसा, ऐसा कीप बना होगा ना, उल्टा करके ऐसा कीप बना होगा। अब इसमें पानी का लेयर यहां तक रह जाएगा, तेल जो है वो ऊपर तैरने लगेगा, तो ये कीप का जो नीचे का भाग है ये अलग हो जाएगा पानी, और ये जो हो जाएगा ये तेल अलग। तो ये पृथक्करण कीप, इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है कि 2 अघुलनशील द्रवों को मिश्रण जो है उसको कैसे अलग करते हैं, यानी कि जल से किरोसिन को आपको अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको आप पृथक्करण कीप लेंगे और उसको एक कार्क के माध्यम से जो है अलग कर लेंगे। ठीक, उदाहरण में मैंने मिट्टी के तेल को
बता ही दिया, तो ये आप कर लीजिएगा कि पृथक्करण कीप हो जाएगा ना। ये 28वां भी प्रश्न वही होगा जो 27वां होगा। आइए, यह प्रश्न अक्सर कंफ्यूज करता है, धातु शोधन में लोहे को कैसे पृथक किया जाता है। धातु शोधन में तो हाथ से चुनकर नहीं, चुंबकीय विधि से नहीं, पृथक्करण कीप, यहां भी सेपरेटिंग फनल भी होता है, उसमें कीप में ऐसे रखा जाए। अब इतना छोटा कीप नहीं होगा, ऊपर से जो मल होता है धातु मल उसको अलग कर दिया जाता है और बाकी नीचे जो बचता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये भी पृथक्करण कीप, हालांकि कीप वो दूसरे प्रकार का होगा लेकिन होगा कीप ही। आइए, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे, तो आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अमोनियम क्लोराइड है जो उधर्वपातन होता है। उधर्वपातन मतलब कि ये ठोस से सीधा गैस बन जाता है, द्रव नहीं बनता है। तो नमक में अगर अमोनियम क्लोराइड मिला है और गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सीधा उड़ जाएगा गर्म होके, खाली नमक नमक बच जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन यानी उधर्वपातन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, पढ़ते रह जाइए, चाहे पटना रह के पढ़िए चाहे बंगाल रह के पढ़िए। जब आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं देगा ना तो आप भटकते रहेंगे, जैसे भूत भटकते रहता है वैसे भटकते रहेंगे, कोई नहीं बता पाएगा। वहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कोई करा देता है तब आपका सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न जो आप कर लिए 30 नंबर, ये प्रश्न साधारण छात्र से नहीं हो पाएगा जो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और आपने हमारा दोनों तीनों वीडियो देखा है तो आप इसको इजीली कर लेंगे कि अरे अमोनिया क्लोराइड तो उड़ जाएगा, उधर पातन तो खाली नमक बच जाएगा, तो बिल्कुल इजीली कर लेंगे आप। आइए देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि स्याही से डाई निकालना था, स्याही से डाई निकालना था, तो गर्म किए वाष्प बन के पानी उड़ गया, स्याही बच गया। लेकिन यहां क्या है कि काली स्याही में उपस्थित डाई, जैसे काला स्याही है तो इसमें 2-3 रंग का मिश्रण है, तो उन रंगों को अलग करना है। यहां पर काली स्याही से रंगों को अलग करना है, डाई पानी से नहीं, काली स्याही से अलग अलग रंग निकाल देना है कि कौन कौन रंग इसमें मिला था, तो वो होगा क्रोमेटोग्राफी। डाई को जब अलग करना होगा तब आप जानेंगे कि क्रोमेटोग्राफी, और स्याही से डाई को अलग करना होगा तब आप जानेंगे। यहां स्याही में है, वहां स्याही से था, ध्यान रखिएगा, दोनों ध्यान रखना है आपको। आइए, एक ही प्रकार के विलायक में घुले पदार्थ को पृथक करते हैं। एक ही प्रकार के मतलब कि दोनों का एक ही प्रकार है और एक ही प्रकार के विलायक, तो जैसे देखिए अभी स्याही से अलग कर रहे थे तो काला, काला में सभी मिल गया था, अब उसको कैसे अलग किया आपने, तो क्रोमेटोग्राफी से अलग किया। तो ये प्रश्न रटिए, यहां कंफ्यूजन क्रिएट आपका होगा, एक ही पदार्थ के विलायक में घुले पदार्थ को कैसे अलग करते हैं। तो स्याही में तीनों घुला था रंग, उसको कैसे आपने अलग किया था, तो उसको आपने अलग किया था क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी जो है एक ही प्रकार के विलायक में घुले पदार्थों को अलग करता है, रंग वाला, ये ध्यान रखिएगा। आइए, प्राकृतिक, अच्छा जहां रंग उंग के आए तो संभवतः आप क्रोमेटोग्राफी लगाइएगा प्राकृतिक रंगों से, लेकिन उसको ध्यान दीजिएगा, डाई वाला, वाष्पीकरण वाला। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट प्राप्त करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए जो अलग करते हैं वो क्रोमेटोग्राफी। और हमने एक और बताया था कि जैसे रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करते हैं, ड्रग्स को अलग करते हैं, तो रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना है तो आप क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब केंद्रण कब करेंगे, जब खून पेशाब जांच करवाना हो तब करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे। एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे, 35 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एसीटोन को और जल को कैसे अलग आप कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एसीटोन और जल को आप आसवन विधि से अलग करेंगे। जी हाँ, आसवन विधि से अलग करेंगे। एसीटोन को जल से अलग आप करेंगे तो वह आसवन विधि से होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि एसीटोन को जल से कैसे अलग करेंगे, तो आप बताएंगे कि यह अलग जो होगा वह आसवन विधि से होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपसे पूछेगा आसवन विधि होगा। चलिए हम चलते हैं आगे, इसके भी उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, आसवन विधि में क्या है। तो चलिए, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि है। जैसे देखिए, अभी आपने पानी में मिट्टी तेल कैसे घोला था, तो कीप से निकाला था, तो वो अघुलनशील था।
यहां पर घुलनशील मिलेगा आपको कि जो दोनों घुल जाएगा, द्रव लेकिन हो, दो घुलनशील द्रव हो। ठोस अगर रहेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव में ठोस घुल गया यानी कि पानी में चीनी, तो उसको वाष्पीकरण से अलग किए थे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि दो घुलनशील द्रव, मतलब दोनों द्रव है और दोनों को मिलाए तो दोनों घुल गया। अब इसको कैसे अलग करेंगे? तो दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए ही तो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आसवन में भी एक आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है जरा सा आगे मैं बताऊंगा। आइए चलिए, जिन द्रवों का क्वथनांक का जो अंतर है वह 25 केल्विन से कम हो, उन्हें किस विधि से पृथक करते हैं? देखिए, दो द्रवों को जो मिल जाए आपस में उसको आसवन से करते हैं। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, जब अंतर 25 केल्विन से कम का अंतर हो, अंतर कम हो, तो प्रभाजी आसवन लगा देंगे। प्रभाजी एक स्तंभ होता है, वो उसको लगा करके अलग करते हैं, बाकी सब चीज सेम ही होता है। प्रभाजी आसवन में एक प्रभाजी स्तंभ होता है, बस बाकी सब सेम होता है। तो जब कम कहे कि भाई इसके तापमान का अंतर 25 केल्विन से कम हो, तो प्रभाजी आसवन, और ऐसे सामान्यतः उसको आसवन से ही अलग करेंगे। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनको क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो को प्रभाजी आसवन से अलग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको ध्यान दे देना है कि वायु में जो अन्य गैस हैं, वायु में जो, जैसे वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, तो उनको कैसे अलग? तो उनको प्रभाजी आसवन से। ये पूछेगा आपसे कि वायु से अन्य, हाँ देखिए आ ही गया, जो भी चीज आप सोच सकते हैं उसको मैं लाया हूं। वायु से विभिन्न गैस को कैसे अलग करेंगे? तो कहेंगे कि इसका तापमान तो 25 केल्विन से कम होता है अंतर, तो ये प्रभाजी आसवन, सरल आसवन नहीं, प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम पदार्थ में भी वही होगा, पेट्रोलियम पदार्थ में भी वही होगा, तो ध्यान रखना है। तो ये होगा क्या? प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम पदार्थों को घटक से कैसे अलग करते हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादकों को घटकों से कैसे अलग करते हैं? अब आप कहेंगे कि जल से पेट्रोल तो ये मिलेगा नहीं, हमने जल का यहाँ कहीं जिक्र है क्या? नहीं जिक्र है। पेट्रोलियम उत्पादकों को घटकों से कैसे अलग करते हैं? तब होगा प्रभाजी आसवन, ध्यान रखना है आपको। चलिए, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे निकालेंगे? तो अशुद्ध नमूना से शुद्ध कॉपर सल्फेट को आप क्रिस्टलीकरण से निकालेंगे, क्रिस्टलाइजेशन से निकालेंगे। सारे प्रश्न जो पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट है। आइए, समुद्री जल से, देखिएगा इस प्रश्न में गलत, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियां दूर करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो सीधा लोग समझते हैं कि समुद्री जल से नमक कैसे निकालेंगे, कहते समुद्री जल का पानी लाए, गर्म किए, पानी उड़ गया, नमक बच गया, वाष्पीकरण लगा देंगे, हो गया सही, बहुत इजी पूछा था, है ना। लेकिन 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 आपसे क्या पूछ रहा है? समुद्री जल से जो नमक प्राप्त हुआ है वो नमक शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, और उसकी अशुद्धियां दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? लो, फंसा दिया ना। आ तो गए थे वाष्पीकरण लगा करके, हो गए चित हो गए, तो ये होगा क्रिस्टलीकरण। इसको क्रिस्टलाइजेशन से दूर किया जाएगा। आपसे पूछेगा कि समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करेंगे, तो बताइएगा वाष्पीकरण। लेकिन नमक की अशुद्धियां दूर करेगा, और यही प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। देखिए, बिहार दरोगा में जानता है कि आप कहाँ गलत करोगे, कौन क्वेश्चन में आप गलत करोगे, उसको पता है। वही प्रश्न देगा और आपसे गलत करवा देगा, निश्चित गलत करवा देगा। अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको नहीं है ना, तो वो गलत करवा देगा। जिस प्रश्न में चाहेगा उस प्रश्न में गलत करवा देगा। मैं ही चाहूं तो मैं ही आपको, जिस प्रश्न में चाहूं उसी प्रश्न में मैं गलत करवा दूं आपको, चाहे कैसे भी आप पढ़ लीजिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी प्रयास कर लूं आप गलत नहीं करोगे। जैसे इस प्रश्न को अगर आप समझ गए हो तो आप गलत नहीं करोगे कि नमक को शुद्ध करेंगे आप क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण से आप इसको अलग करेंगे। आइए, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को कैसे अलग करेंगे? ये प्रश्न दोबारा आ गया क्या? नहीं, शुद्ध कॉपर सल्फेट, तो ये भी हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को कैसे अलग करेंगे? तो ये जो अशुद्धि दूर करोगे ना आप, तो ये ठोस पदार्थ है और इसको क्रिस्टलाइजेशन से आप करोगे। आइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ भौतिक गुण नहीं है? पदार्थ का जो भौतिक गुण है वो है घनत्व है, क्वथनांक है, रंग है, ज्वलन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जलना किसका उदाहरण है? तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है ना, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आ ही गए। तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो तत्व शब्द का प्रयोग आपको किया गया था किसके द्वारा?
तो तत्व शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह रॉबर्ट बायल के द्वारा 1661 में किया गया था। एग्जाम में आ सकता है, पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आइए, किस वैज्ञानिक ने तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था? देखिए, तत्व का प्रयोग तो रॉबर्ट बायल ने 1661 में कर दिया, लेकिन जब लेवोजियर आया तो इसने इसको प्रतिपादित किया परिभाषा को, है ना। तत्व की परिभाषा को प्रयोग करके ये होगा लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं ये। आइए, यहां पर जरा सा समझना है, अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार तत्व वह मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है? यही तो परिभाषित किया था लेवोजियर ने, यही तो परिभाषा दिया। जैसे तत्व का प्रयोग किया बायल ने, लेकिन ये परिभाषित किया, तो यही तो परिभाषा है। ये हो जाएगा कौन? लेवोजियर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, यौगिक के घटकों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? यौगिकों के घटकों, जो यौगिक है, यौगिक को केवल रासायनिक और विद्युत रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं आप। यौगिक जो है उसको आप केवल रासायनिक और विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, और अगला देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन भी तत्व है। लेकिन मीथेन क्या है? मीथेन जो है वो तत्व नहीं बल्कि यौगिक है ना। मीथेन यौगिक है, तो सही हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो जल यौगिक है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चीनी भी यौगिक है, नमक भी यौगिक है। पारा जो है यह तत्व है, पारा तत्व है, ध्यान रखिएगा। रक्त किसका उदाहरण है? तो रक्त जो है यह विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। रक्त जो है यह विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो ध्यान रखना है, रक्त है विसमांगी मिश्रण। समांगी मत समझ लीजिएगा, विसमांगी है। आइए, 52वां, निम्न में कौन धातुओं का गुण नहीं है? तो धातु को कितना भी पीटिए आघातवर्ध होता है। हाँ, धातु को कितना भी खींचिए, लंबा लंबा तार बना दीजिए तो ये भी बन जाता है। ताप और विद्युत का कुचालक है। हाँ भाई, ताप विद्युत का कुचालक है। ये चमकीले नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, धातु तो चमकीले होते हैं। तो गलत गुण क्या हो गया? ये डी, चमकीला नहीं होगा ये वाला। चलिए, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो पारा या मरकरी कह लीजिए, तो पारा। और अधातु पूछे तो अधातु में ब्रोमीन है। ब्रोमीन यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। आइए, अब अभी हमने धातु के बारे में गलत कथन देखा, अब अधातु के बारे में गलत कथन देखेंगे। अधातु ताप और विद्युत के कुचालक होंगे, बिल्कुल। धातु चालक अधातु कुचालक। ये चमकीला होता है? चमकीला नहीं होता है। अधातु को पीटिएगा तो टूट जाएगा, आघातवर्ध नहीं होगा, है ना। और ये चमकीला भी नहीं होगा, भंगुर होगा। तो यही तो गलत है। ये विभिन्न रंग के होगा, ये भंगुर हो सकता है, सही है। गलत बी है। ये पीटिएगा अधातुओं को ना, लकड़ी को पीटिए, टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? अधातु टूट जाता है। वही लोहा को पीटिए, वो एकदम पतला होता जाएगा। चलिए, इनमें से कौन उपधातु है? तो उपधातु बोरॉन है ही, सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आइए, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन में पुनः अपनी स्थिति में नहीं आ सकता है। जैसे पेड़ को काट दिए तो वो फिर उसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। मक्खन को पिघला के घी बना दिया, अब घी से फिर मक्खन नहीं बना सकते हैं। लोहा में जंग लग गया तो जंग से फिर लोहा नहीं बन सकता है। लेकिन जल को आप वाष्प में बदल दीजिए तो वाष्प थोड़ा ठंडा होकर फिर जल बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। आइए, 5 प्रश्न और है, 56 के बाद आते हैं 57। देखिए, कमरे के तापमान पर धातु में बताया था लिक्विड में होता है वो पारा होता है, अधातु में मैं बताया था ब्रोमीन होता है। लेकिन कह रहा है कि कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेगा, कमरे के तापमान पर नहीं, कमरे से थोड़ा अधिक, तो वो होगा गैलियम और सीजियम, दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है। सड़ा हुआ अंडा, तो बताइएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़ा हुआ अंडा की गंध आती है। अच्छा, शौचालय से कैसी गंध आती है? तो शौचालय से कैसी गंध आती है? तो अमोनिया, है ना, अमोनिया गैस जैसी। और धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है बताइएगा? और जानवर जो जुआली करता है उसके मुंह से कौन सी गैस निकलती है बताइएगा? चलिए, अच्छा देखिए,
कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाएगा? तो आपको मैं बताया था कि दूध टिंडल इफेक्ट दर्शाता है, दूध दर्शाएगा, है ना, दूध क्योंकि विषमांगी मिश्रण है। आइए, निम्न में विलयन की पहचान करिए। मिट्टी और जल, तो ये तो मिश्रण आपको लग रहा है ना, ये मिश्रण है। और आ जाइए समुद्री जल, कोयला और वायु, वायु भी मिश्रण है, वायु में बहुत सारे गैस है ना, वायु में, ये समुद्री जल हो जाएगा, ये हो जाएगा विलयन, क्योंकि समुद्री जल में देखिए नमक उमक भी मिला होता है, बिला जाता है ना, विलेयक है जल और वो है विले। आइए, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती ये है, इसमें आप आग लगा दिए तो ये जलेगा, तो एक तो जल रहा है तो जलना रासायनिक परिवर्तन है, बता दिया। लेकिन ये कुछ मोमबत्ती पिघल रहा है, उसके पिघलने वाले जो पदार्थ है उससे आप फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये भौतिक भी हो जाएगा और रासायनिक भी हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो प्रश्न था, अच्छा इस प्रश्न में कुछ क्वेश्चन लगेगा आपको कि गलत है, लेकिन यकीन मानिए ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, गलत की संभावना नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई प्रश्न में गलती है तो प्रश्न संख्या आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको फिर से दोबारा जांच कर लूंगा और देख लूंगा, फिर अगले वीडियो में उसको मैं करा दूंगा। तो आज का जो ये टॉपिक था, मिश्रणों को अलग करने की विधि, बहुत शानदार टॉपिक था। इसको अगर आपने कर डाला तो समझ लीजिए कि भैया प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके उतना बार देखिएगा, मेहनत करिएगा, रिजल्ट निश्चित होगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।